हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी आप लोगों की। तो आज हम BPHCT 131 दिसंबर 2024 के सेशन का पेपर मैकेनिक्स का लेके आए हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को आज हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ 7 या 8 पार्ट आते हैं, कभी कभार 7 दे देते हैं, कभी कभार 8 दे देते हैं। उसमें से आपको एनी 5 करने होते हैं, 2-2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन होते हैं। अब भाई ये जो क्वेश्चन आपके होते हैं ये स्कोरिंग होते हैं भैया। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप ले जाओ बस नंबरों को, समझ रहे हो? 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब देखो 8 क्वेश्चन है, उसमें से कोई 5 करने हैं तो वैसे ही आपको ऑप्शन मिल गया। और ये क्वेश्चन बिल्कुल 12th बेस के होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? अब 12th बेस के क्वेश्चंस में अगर आपने थोड़ा सा भी कर रखा है तो आप इनको स्कोर कर ले जाओगे, तो 10 नंबर तो यही मिल गए आपको। तो चलिए इनको शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। सो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट हम देखते हैं। ऑब्टेन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू I प्लस 3J कैप। अब ये जो है ना यहाँ पे I कैप है अपना, ठीक है जी। तो चलो इसको सोल्व करते हैं अपन। ऑब्टेन यूनिट वेक्टर। अब सबसे पहले यूनिट वेक्टर आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। उसके बाद आपको ये क्या चीज़ दे रखी है अपने पास, ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स अपने पास दे रखा है, वेरिएबल फोर्स है, समझ रहे हो? अब देखो दो टाइप की चीज़ होती है भैया, एक होती है कॉन्स्टेंट। अब अगर कॉन्स्टेंट फोर्स है तो कॉन्स्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू 20 न्यूटन ऐसे होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेस की बात हो रखी होती है, ठीक है जी। अब अगर अपने को वेरिएबल फोर्स दे रखा है, वेरिएबल फोर्स का मतलब जैसे इस टाइप से दे रखा है F वेक्टर इक्वल्स टू I कैप प्लस 3J कैप। अब ये जेड की डायरेक्शन में भी हो सकता है, मान लो 6K कैप, ठीक है जी। अब ये देखो 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड, हम 3 डायमेंशनल स्पेस में पढ़ते हैं इनको, ठीक है। तो ये एक्स वाई और जेड एक्सिस है मान लो अपने पास। नाउ ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस हैं इसमें से इसको हम आई कैप बोलते हैं, ठीक है जी। वाई वाले को हम जे कैप बोलते हैं और जेड वाले को हम के कैप से डिनोट करते हैं। ये बेसिकली डायरेक्शन डिनोट करने का अपने पास क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। नाउ ये जो है अपने पास आई कैप और जे कैप। अब ये जे और आई के उसमें दे रखा है तो एक्स और वाई की फॉर्म में दे रखा है, एक्स और वाई एक्सिस की उसमें डायरेक्शन में दे रखा है, जेड डायरेक्शन इसमें नहीं दी, तो ठीक है आसानी हो गया अपने लिए। तो नाउ इसका सबसे पहले अपन देखते हैं जो यूनिट वेक्टर होता है, जो अपने पास अगर हम बात करें यूनिट वेक्टर को हम कैप लगा के शो करते हैं, तो जो अपने पास यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है। अब हम यूनिट वेक्टर निकालते हुए एफ वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर ये करते हैं भैया। तो एफ वेक्टर जो अपने पास है ये रहा एफ वेक्टर, इस एफ वेक्टर को अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो अपने पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये तो फॉर्मूला है आपका, इसको लिख लीजिए, ठीक है जी। ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है, लिख लो इसको। अब अपन इसमें क्या निकालेंगे, अब अपन इसमें निकालेंगे एफ का मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर है तो वेक्टर की एक तो डायरेक्शन होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है। अब ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम अपन, एक तो क्या होती है डायरेक्शन, ठीक है जी, आपको पता आता है। दूसरा मैग्नीट्यूड। अब ये जो मैग्नीट्यूड है अपने पास ये अपने को फाइंड आउट करना है, उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मोड़ लगाते हैं ना वैसे एफ वेक्टर के बाहर मोड़ लगा देते हैं, इसको हम मैग्नीट्यूड से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। मतलब मैग्नीट्यूड को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है जी। अब अपने पास जैसे मान लो इस टाइप की कोई इक्वेशन दे रखी है ए आई कैप, तब आई का मतलब एक्स की डायरेक्शन में है, प्लस बी जे कैप इस टाइप से दे रखा है, ठीक है जी। तो इस टाइप से अगर हमारे पास ये इक्वेशन है ये दे रखी है तो इसका मैग्नीट्यूड अपने पास क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये होता है भैया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो भैया, आई के और जे के मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, आई और जे, आई एक्स एक्सिस जे वाई एक्सिस, 90 डिग्री का एंगल, कोस 90 क्या होगा 0, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0, ठीक है जी, ये वाली टर्म हो गई 0। तो अपने पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बन गया, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा था इक्वेशन में, एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 3J कैप, यही दे रखा था। तो आई कैप के आगे लगने वाला ए होता है, तो ए क्या है 1, तो 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 मत ले लेना क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रखा भैया, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता है। अब ये तो कॉमन है। नाउ प्लस जे के आगे लगने वाला बी होता है तो बी 3 है तो 3 स्क्वायर, ठीक है जी। नाउ मैग्नीट्यूड कितना आ गया, अंडर रूट 1 प्लस 9 अंडर रूट 10, ठीक है जी, आ गया अपने पास। नाउ अब तो कुछ नहीं रहा भैया, अब तो इसमें क्या करना है, अपने को यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, जो कि एफ वेक्टर अपने पास क्या था दे रखा है भाई, आई कैप प्लस 3J कैप को डिवाइड करना है मैग्नीट्यूड से अंडर रूट 10 से, तो क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 10 आई कैप प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 10 जे कैप। ये आपके पास हो गया यूनिट वेक्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया भैया, हमने एक ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है जी। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया, आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हमने लगाया था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये हमने लगाया था।
मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अब दोनों के बीच में एंगल ये है तो 90 है, तो ये कट जाएगा क्योंकि कोस 90 डिग्री क्या होता है 0, तो ये 0 हो जाएगी पूरी टर्म, तो ये a² + b² हो जाएगा। तो आप सिर्फ यहाँ तक भी इसका फॉर्मूला लिख सकते हो और ये पूरा भी लिख सकते हो यार, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बी पार्ट इसका देखते हैं। नाउ बी पार्ट में देखो भाई, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है जी। और तो और 10th क्लास में भी ये क्वेश्चन आता है। चलो इसको देखते हैं, ये क्या है सबसे पहले, चलो इसको देखते हैं। अपने पास एक बॉक्स दिया हुआ है, अपने पास क्या दिया हुआ है, एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है जी। एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है। क्या बंधी हुई है? रस्सी। मान लो ये एक बॉक्स है, इसके ऊपर ये मैंने रस्सी बांध दी और वो रस्सी इस टाइप से बंधी हुई है, ठीक है जी। जो एंगल जो अपना ग्राउंड है उससे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 45 डिग्री का। अब ये एक रोप बंध गई इससे, मान लो ये हो गया अपने पास क्या, ये अपने पास हो गया ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया ना, ग्राउंड का सरफेस ये है भाई, तो यही सरफेस इसके पैरेलल सरफेस, तो ये तो ग्राउंड हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया अपना, इसका वर्टिकल एक्सिस हो गया इसका, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना है 45 डिग्री। तो ये कह रहा है कि ये जो रोप है इसको खींचा गया कितने से, 80 न्यूटन के फोर्स से। 80 न्यूटन के फोर्स से इस बॉक्स पे एक स्ट्रिंग के ऊपर स्ट्रिंग बांध के फोर्स लगाया गया, जो कि 45 डिग्री का एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस से या ग्राउंड से बना रही है। तो हमें कैलकुलेट करना है ग्राउंड पे जो पैरेलल है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, इस तरफ कितना खींच रहा होगा और इस तरफ कितना खींच रहा होगा। ऑब्वियसली दोनों की तरफ खींचा गया होगा तभी तो इस तरफ फोर्स आया होगा, ठीक है जी। ये फाइंड आउट करना है। अब भाई बहुत आसान चीज है, अगर इस तरफ मैं फोर्स लगा रहा हूँ F और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो ये हो जाता है F cos थीटा और ये हो जाता है F sin थीटा। कोई मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज है, आप इसको लिख लीजिए, बहुत आसान चीज है। अब कोस थीटा कहाँ लेंगे, जहां पे एंगल दिया गया होगा। चलो मैंने मान लिया, हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको, ये ऐसे दे दिया अपने को, ठीक है जी। ये अपने पास कोई फोर्स है, यहां पे दे दिया एंगल थीटा, तो ये हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा। तो जिस तरफ हमें थीटा एंगल दिया गया होता है उसके जस्ट बगल वाला अपने पास क्या हो जाता है कोस थीटा और साइड वाला क्या हो जाता है साइन थीटा। उसके पीछे लगा देते हैं ऑब्वियसली। अब थीटा अपने पास एंगल दे रखा है तो हॉरिजॉन्टल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए पहला क्या निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स, तो HF निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ये है ना हॉरिजॉन्टल, अब ये क्या है अपने पास थीटा 45 डिग्री, तो F cos थीटा, F कितना है 80 न्यूटन, cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए यार, 9th या 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाती है तो उसमें टेबल बनती है, तो वो है कॉमन सी चीज है। अब 80 न्यूटन इंटू 1/√2 वैल्यू आ गई है, इतने न्यूटन अपने पास फोर्स आ गया है, तो ये न्यूटन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगा दो, एक ही बात है यार, कहीं पे भी लगा लो। तो इसको अगर आप फर्दर सोल्व करोगे, देखो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। फर्दर आप अगर सोल्व करोगे तो क्या करोगे, ऊपर नीचे दोनों से √2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो दोनों मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2, देखो √2 इंटू √2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया 80/2 इंटू √2, तो 240, तो 40√2 न्यूटन आ गया, 40√2 न्यूटन ये आ गया। अब देखो, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे रूट डिनोमिनेटर में था सिर्फ एक सिंगल, तो हम न्यूमिनेटर में ले आए उसको, अरे सेम ही तो बात है, ठीक है सेम ही तो बात है, तो न्यूमिनेटर में क्यों लेके आए। कभी कभार जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग में ये चीज होती है, उसको आंसर क्या होता है इस फॉर्म में देखना होता है, समझ रहे हो, उसके पास आंसर शीट जो होगी उसमें आंसर इस फॉर्म में दिया गया होगा। तो अगर आप ऐसा लिख के आ जाओगे 80/√2, देखो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बट ये जो है अपने पास 40√2 वाली, ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लिखने की, डिनोमिनेटर में हम रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हमने यहां तक सोल्व किया, ठीक है जी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या था F sin थीटा, F क्या है 80, साइन थीटा क्या है साइन 45 डिग्री, ठीक है जी। अब इसको सोल्व करेंगे तो 80 इंटू 1/√2 न्यूटन। अब आप कहोगे ये भी वही लिख दिया आपने, ये भी वही लिख दिया, तो साइन 45 की और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है 1/√2, 45 डिग्री पे कोस और साइन दोनों सेम होते हैं, तो इसमें मैं क्या करूँ भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेम होती है तो मैं तो वही लिखूंगा जो आंसर आ रहा है, तो ये अपने पास हो गया। तो ये भी सेम क्या हो गया 40√2 न्यूटन, तो ये इक्वली इनमें बढ़ जाता है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब ध्यान से देखो ऊपर और यहाँ पे, अब वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में 40√2 और 40√2 का फोर्स लग रहा है, और इन दोनों का जो कंपोनेंट हम यहाँ पे F की डायरेक्शन में लेके आएंगे, ये कितना आएगा, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यार 10th क्लास का क्वेश्चन था,
ज़्यादा 11th-12th का भी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाती है और फोर्स भी आ जाता है। कभी कभार तो 10th में समझा देते हैं अगर अच्छे से पढ़ाई होती है स्कूलों में तो, वरना 11th-12th में तो आता ही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये क्या है भाई, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि क्या है अपना SHM। ठीक है जी, इसको करते हैं। सबसे पहले आपको हार्मोनिक मोशन, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, इसको समझना पड़ेगा कि होता क्या है। चलो इसको बढ़िया से आपको समझाता हूँ। ठीक है जी, देखो ये क्या होता है, एक मीन पोजीशन मान लेते हैं हम, ये एक मीन पोजीशन मान ली, क्या है मीन पोजीशन। ठीक है जी, MP मतलब मीन पोजीशन है, मैं लिख भी देता हूँ मीन पोजीशन, कभी MP को कुछ और समझ लो आप। ठीक है जी, अब मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो टाइप मोशन, मतलब आगे और पीछे का मोशन, टू एंड फ्रो टाइप मोशन ही होता है, टू एंड फ्रो टाइप मोशन। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं हम SHM। ये एक पीरियोडिक मोशन टाइप का मोशन होता है। पीरियोडिक मोशन भी क्या होता है, जैसे पेंडुलम का मोशन होता है ना, आगे का और पीछे का, तो ऐसे। अब देखो जैसे हम बात करूं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हमने स्प्रिंग ले लिया। ठीक है जी, अब इस स्प्रिंग को ना हम दबा के और छोड़ दें। दबा के छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे 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 वाइब्रेट होने लग जाएगा थोड़े टाइम तक। ठीक है, तो वैसे ही हम इसमें बात करते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे था, इस तरफ गया, फिर क्या हुआ, यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया उस पर बहुत ज्यादा। अब ये वापस जाएगा, यहां तक आते आते मीन पोजीशन तक आते आते उस पर कोई फोर्स नहीं रहा, बट यहां तक आते आते उसके ऊपर एक अच्छी खासी वेलोसिटी आ गई, बट इस डायरेक्शन में जा रहा है वो। अब इधर वेलोसिटी आ गई, ठीक है, फोर्स 0 हो गया बट वेलोसिटी तो है, वो वेलोसिटी तो चलेगी अब आगे, तो ये आगे जाना शुरू कर गया। अब ये जैसे ही आगे जाना शुरू करेगा, इस पे पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगने लग जाएगा। देखो जिस डायरेक्शन में अपनी क्या आती है डिस्प्लेसमेंट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इस टाइप के मोशन में। इसको बोलते हैं SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है जी, अब देखो यहां से इस तरफ चल रहा है, वेलोसिटी इस तरफ जा रही है। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे, कम होती गई कम होती गई। क्यों कम हो रही है, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी इसको खींचा जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, इस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, कम होती रही कम होती रही कम होती रही कम होती 0 हो गई। तो इस पोजीशन पे आते आते एंड पोजीशन पे, जो वर्टिकल पोजीशन है अपने यहाँ पे, इस पे आते आते 0 हो गई वेलोसिटी। बट देखो फोर्स बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, जितनी दूर तक हम जाएंगे उतना ही फोर्स इस पे बढ़ता रहेगा, समझ रहे हो मेरी बात को। वापस अब वो फोर्स बढ़ गया है, वेलोसिटी 0 हो गई, तो फोर्स वापस खींच के लेके जाएगा उसको, फोर्स वापस खींचा। अब यहां तक आते आते इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी मीन पोजीशन तक आते आते, क्योंकि इस पे फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी बड़ी 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 बड़ी, बट फोर्स कम होता रहेगा, कम होता रहा कम होता रहा कम होता, यहां तक आते आते फोर्स 0, वेलोसिटी मैक्सिमम। तो ये मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है मैक्सिमम, और फोर्स क्या हो जाता है 0, किस पे, मीन पोजीशन पे। ठीक है जी, समझ गए। और एंड पोजीशन की हम बात करें, एंड पोजीशन पे फोर्स हो जाता है मैक्सिमम और वेलोसिटी क्या हो जाती है 0। अब वेलोसिटी 0 होगी, फोर्स मैक्सिमम, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, और इस केस में सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये होता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट इसका। तो अब इसको अपन क्या करते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास क्या है भैया, कैरेक्टरिस्टिक्स यही है। पहली तो क्या है, रिस्टोर्टिंग फोर्स। अब ये जो फोर्स होता है इसको हम रिस्टोर्टिंग फोर्स बोलते हैं, जो आगे पीछे लग रहा था, मैंने अभी आपको बताया इसके अंदर। तो ये जो फोर्स होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी उतना ज्यादा फोर्स आएगा। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था इसमें, देखो इस केस में मैंने बताया था ये मीन पोजीशन थी, यहाँ पे जैसे 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 डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, ये तो मीन पोजीशन है ना भाई, मीन पोजीशन से जितना दूर जाते जा रहे हैं उतनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, उतना ही फोर्स इंक्रीज होता रहेगा। एंड पॉइंट पे आते ही फोर्स कितना, मैक्सिमम। तो जितनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी उतना फोर्स बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। बट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा, ये बात याद रखना, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो F इज इक्वल टू -kx, इसकी इक्वेशन बन जाती है रिस्टोर्टिंग फोर्स की। प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, ठीक है मान गया, बट नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता है, समझ रहे हो। इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ रही है तो फोर्स लगेगा उल्टी डायरेक्शन में। ऑब्वियसली यार, अगर आप स्प्रिंग है, अगर आप इस स्प्रिंग को दबाओगे तो ये बाहर की तरफ आना चाहेगा ना। अब आपने तो इसको दबाया है, देखो ध्यान से, आपने तो इसको दबाया है, तो आपने तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कहां शिफ्ट करी है, अंदर की तरफ, समझ रहे हो। बट फोर्स कहां लग रहा है, ये बाहर की तरफ मूव करना चाहेगा ना। जैसे ही आप इसको छोड़ोगे एकदम से बाहर मूव करेगा, क्योंकि फोर्स कहां लग रहा है, बाहर की तरफ, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए हमने अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लगाया, नेगेटिव साइन लगाया। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है। सेकंड क्या आपके पास, मोशन इज पीरियोडिक। अब पीरियोडिक मोशन होता है यार, अब आपको पता होगा पीरियोडिक मोशन क्या होता है। बैक एंड फोर्थ टाइप, इसी को टू एंड फ्रो टाइप बोलते हैं। टू एंड फ्रो टाइप दोनों एक ही मतलब है। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे ओसिलेट करना, जैसे झूला झूलते हैं हम झूला झूलते हैं ना ऐसे, और ऐसे आगे और पीछे जाता है, तो वो भी क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। ऐसे ही
जो अपना पेंडुलम होता है, घड़ी का पेंडुलम होता है जो टन टन करके बजता है, समझ रहे हो, वो भी क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। अब यहाँ पे जो एसएचएम होता है ना, वो पीरियोडिक मोशन तो होता है, बट वहां पे इसका जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, और इसकी जो ये डिस्प्लेसमेंट ये कवर करता है, ये कम करता है। अब जो अपना पीरियोडिक मोशन होता है उसकी ये जो डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम पीरियड होता है ये एक अच्छा खासा होता है, हो सकता है सेकंडों में भी हो जाए, बट यहाँ पे जो होता है ये ज़्यादा सेकंडों में नहीं होता है, ये टाइम पीरियड कम होता है, और दूसरी चीज़ इसकी डिस्प्लेसमेंट भी कम होती है, इसलिए इसको एसएचएम बोलते हैं, एक अलग से डिनोट कर दिया इसको एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ज़्यादा डीप में मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि 2 नंबर का इक्वेशन था। हाँ, मैंने मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया इसका, इसकी इक्वेशन बता दिया फोर्स की, इसकी वेलोसिटी की भी इक्वेशन बनती है, इसकी डिस्प्लेसमेंट की भी इक्वेशन बनती है, समझ रहे हो। अब देखो फोर्स की तो बन गई, फोर्स की आप बना लोगे। अब फोर्स क्या होता है, F = m × a, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की भी बन जाएगी, यहाँ पे m × a करके, तो एक्सेलरेशन की बन गई। एक्सेलरेशन क्या होती है, dv/dt, ठीक है। तो इसको एक्सेलरेशन को dv/dt पुट करके इंटीग्रेशन कर दोगे तो वेलोसिटी की भी बन जाएगी। ऐसे ही आप इससे वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की तो यही आ जाएगी, फोर्स की मैंने आपको बताई दी, फोर्स की मैंने बता दी, वेलोसिटी की आप निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, dx/dt, यही होता है ना। सो वेलोसिटी क्या हो गई अपनी, dx/dt, तो ये भी रिलेशन आप बना के इससे आप डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हो। तो आप सबकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो इससे, वो जब हम इसको अच्छे से करेंगे तब उसको कवर करेंगे। क्वेश्चन आपका ये था 2 मार्क्स का, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, आप लोग अपनी डिमांड रखते रहते हैं कि आप ये कवर करवाओ, आप ये कवर करवाओ। यार हम समझते हैं, आपके टाइम की भी कीमत समझते हैं, बट इतना ज़्यादा सिलेबस होने की वजह से यार देखो टाइम लगता है। अगर हम क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं, अब क्वेश्चन पेपर को सोल्व हम बुक्स वगैरह से भी करेंगे, हम खुद भी उसको सोल्व करने की ट्राई करते हैं, समझ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको सोल्व करने में। देन उसका कंटेंट बनाना होता है, देन उसकी वीडियो बनानी होती है, देन एडिट वगैरह करके, तो उसमें यार बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं तो इतना सारा सिलेबस, अब वो टाइम तो लगेगा, ऑब्वियसली कंज्यूमिंग चीज़ है, तो एकदम से तो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। नाउ कोशिश करते हैं हम यार, ऑब्वियसली आप ही के लिए मेहनत करने हैं, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो ये बातें तो वैसे लास्ट में बोलने की होती है। चलो चलो क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सोल्व। नाउ डी क्वेश्चन जो अपने पास है, 4th क्वेश्चन, इसमें क्या भैया, कंजर्वेटिव फोर्स और उसका एग्जाम्पल अपने को देना है। तो अपन दोनों की बात कर लेते हैं भाई, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसका पूरा एग्जाम वो ही कर लेते हैं एक तरह से, समझ रहे हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले, मैं इसको खराब कर दूं इससे पहले क्योंकि मैं समझाने के लिए लिख देता हूं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। नाउ चलते हैं नेक्स्ट, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं भाई। कंजर्वेटिव फोर्स इज अ फोर्स फॉर विच द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ टेकन, ठीक है जी। मतलब क्या है समझेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एग्जांपल है, चलो अभी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसकी वजह से किया गया वर्क डन, ठीक है जी, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या है इस बात का, चलो जी हम समझते हैं। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, कोई डाउट नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे किसी ऑब्जेक्ट को हम लेके आए, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले आए, रुको, इस पाथ से लेके आए, रुको, इस पाथ से लेके आए, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, 3 अलग अलग पाथ से लेके आए। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें तीनों पाथ से वर्क डन होगा, सेम होगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तीनों ही पाथ के लिए क्या है, सेम है। इस पाथ के लिए इनिशियल ये, फाइनल यहां पे आके पहुंच गया, इस पाथ के लिए इनिशियल ये, फाइनल यहां पे आके पहुंच गया, इस पाथ के लिए इनिशियल ये, फाइनल वहीं पे आके पहुंच गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तीनों पाथ के लिए। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जहां पे वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब तीनों ही केसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से वर्क डन जो होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से सेम होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या है अपने पास, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको अगर हम समझें तो जैसे मान लो यहां से मैं किसी एक चीज को छोड़ता हूं ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, ग्रेविटी लग रही है उसके ऊपर, ठीक है, तो यहां तक उसको पहुंचना है। तो एक तो वो ये पाथ कवर करके आ रहा है, एक वो ऐसे सीधा चल के आ रहा है, ठीक है, एक वो
ऐसे ऐसे चल के आ रहा है। तो तीनों ही केसेस के अंदर देखो, एक तो ये ऐसे करके आएगा तो ग्रिड के ऐसे यहाँ तक पहुंच जाएगा, ऐसे करेगा तो एक बार नीचे जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ये क्या है, स्ट्रेट, बिल्कुल यहाँ से लुढ़कते हुए सीधा सीधा ऐसे नीचे आ जाएगा। अब देखो, आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट की रील्स वगैरह भी देखी होगी कि ज्यादा टाइम किस में लगता है, कम टाइम किस में लगता है, नहीं वो मैटर नहीं करता भैया। वर्क डन की हम बात करें तो देखो, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, हमने उस पर फोर्स नहीं दिया, हमने उसको धक्का नहीं दिया, हमने यहाँ पे उसको छोड़ दिया जस्ट, तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है। और क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो तीनों के द्वारा किया गया वर्क डन सेम होगा। क्यों? क्योंकि पोजीशन दोनों की सेम है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने की वजह से वर्क डन जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेम होगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, आई होप। नाउ इसकी ना यार एक और बात करते हैं, चलो इसको अच्छे से अगर हम समझे, यहीं पे समझ लो आप एक और एग्जाम, इसको पूरे को, कंजर्वेटिव फोर्स को और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज को भी समझ लेते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, कंजर्वेटिव फोर्सेज तो हो गया, अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इसका उल्टा हो गया, जो कि क्या करता है, पाथ डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है जी, पाथ डिपेंडेंट। अब पाथ डिपेंडेंट का क्या मतलब है? ये पाथ पे डिपेंड करेगा। एग्जांपल के लिए हम बात कर लें फ्रिक्शन फोर्स की बात कर लेते हैं। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना भैया, यहां से इस पोजीशन से अगर इस पोजीशन पे लेके जाऊं, एक तो इस पाथ से ले आया सीधा, एक इस पाथ से ले आया। अब यार इस पाथ पे ज़्यादा चलना पड़ा है, और इस पाथ पे मान लो गड्ढे ज़्यादा थे और रफनेस ज़्यादा थी, तो पाथ पे तो डिपेंड करेगा ना। अब नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। पाथ अगर स्मूथ है या पाथ अगर खुरदुरा है या उस पर रफनेस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन चेंज होगा। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है पाथ पे, तो इस पे वर्क डन ज़्यादा लगेगा, इस पे वर्क डन कम लगेगा। किसकी वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। अब ये फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा फिर? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया? अब देखो, वर्क डन समझते हैं क्या होता है। वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, ठीक है जी। तो मतलब माइनस डेल्टा यू, यू से डिनोट कर दिया पोटेंशियल एनर्जी को, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का नेगेटिव है, ध्यान से देखो, यू फाइनल यू इनिशियल क्या हो गया? डेल्टा यू, माइनस लगा दिया हमने। देखो अब ध्यान से देखो, ये है एक हाइट पे यू फाइनल, ये है एक हाइट पे यू इनिशियल। ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए बात कर रहे हैं हम। ये है यू फाइनल, ये है यू इनिशियल। यू फाइनल और यू इनिशियल दो पोजीशन हो गई। इसकी एक अपने पास क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी मान लो हम mgh मान लेते हैं। इसकी यहाँ पे अगर ये हाइट h है तो इसकी क्या मान लेते हैं? mgh2। अगर ये हाइट मान लो यहाँ तक है, ठीक है, ये अगर h2 है तो, और ये h1 है तो, ठीक है, तो mgh1। अब देखो, इसकी और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है पोजीशंस की, वो तो सेम है ना, पोजीशंस की सेम है। तो इसको चाहे इस पाथ से लेके आए चाहे इस पाथ से लेके आए, वर्क डन तो यही रहेगा ना, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करना है। देखो यहां पे किसमें से किसको माइनस करना है? चलो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। फाइनल ये पोजीशन थी, तो mgh2 माइनस mgh1, बट एक माइनस बाहर है, ये भी तो माइनस है ना। फाइनल माइनस इनिशियल करके एक और माइनस लगाना है, तो वर्क डन निकल गया, वर्क डन निकल के आ गया, समझ गया। अब देखो, हाइट पे अगर कोई चीज रखी है, हाइट पे अगर कोई चीज रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। अगर नीचे कोई चीज लगी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? कम। अब देखो, हाइट पे रखी हुई चीज, अब इसमें तो मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, mgh1 माइनस mgh2। अब देखो, h2 वाली माइनस हुई है, मतलब कम वाली माइनस हुई है, मतलब ये कम थी मान लो इसको 3 मान लिया, ये ज्यादा थी मान लो इसको 5 मान लिया, 5 माइनस 3 2, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? पॉजिटिव। मतलब वर्क डन क्या आ गया अपने पास? पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई है? पॉजिटिव। तो ये अपने पास क्या आ गई? वर्क डन क्या आ गया? बेसिकली पॉजिटिव। वर्क डन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब खुद से काम हुआ है। अब आप ध्यान से देख सकते हो ना, ग्रेविटी के अंदर तो खुद से ही काम होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे है वो तो क्या हुई थी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव आई थी, उसका एक बार और नेगेटिव किया तो वर्क डन निकल के आया, तो वर्क डन क्या आ गया? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वर्क डन है, इसका मतलब देखो, ग्रेविटी के द्वारा गिरी हुई चीज, जो गिरती है चीज ग्रेविटी के उसमें रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होती है? अपने आप ही तो गिरती है, हम थोड़ी उसमें लगाते हैं, इसलिए हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन आ गया। मतलब वर्क डन उसने किया है, हमने उस पर वर्क डन नहीं किया। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये चीज हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर ली। अब यार ये तो मैंने एक एडिशनल नॉलेज में आपको बता दिया, वरना क्वेश्चन तो आपका सिर्फ इतना ही था, यही लिखना था आपको कि भैया कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर आपको अच्छे ही मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप एक डायग्राम भी बना सकते हो कि एक ये पोजीशन ए ले ली, ए पोजीशन, ये पोजीशन हमने बी ले ली, तो ए और बी पोजीशन पे ये 3 पाथ से चल के आया है, तीनों पाथ पे वर्क डन क्या रहेगा?
सेम रहेगा। एक ये डायग्राम भी आप बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो। बाकी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा नीड तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ई पार्ट जो इसका है, एक वेव है भैया जो रिप्रेजेंट कर रही है ये y एक्स टी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर साइन 20 सेकेंड इनवर्स इंटू टी प्लस 15 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू एक्स। ठीक है जी। नाउ ये वेव रिप्रेजेंटेशन होती है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये कैसे कंपेयर होती है भैया, ये जनरल इक्वेशन होती है अपनी किसी वेव की, y एक्स टी इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। इस टाइप से ये क्या होती है अपनी कंपेयर होती है। ठीक है जी, समझ गए। अब इसके अंदर अब ध्यान से देखो, अब इसको कंपेयर करो। a क्या है एम्पलीट्यूड जो कि क्या है 2 सेंटीमीटर, ओमेगा क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्या होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ से न्यू से डिनोट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ओमेगा क्या हो गया 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, जो कि अपने पास दे रखा है कितना 20 सेकेंड इनवर्स। अब ध्यान से देख लीजिए 2 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती, अब टाइम इनवर्स है तो सेकेंड इनवर्स आ गई। ठीक है जी। नाउ ये आपके पास हो गई ओमेगा, ये चीजें हम लिख रहे हैं गिवन, क्या क्या चीजें गिवन है, गिवन देख रहे हैं भैया अभी तक। नाउ एक्स तो डिस्प्लेसमेंट ही है भैया यहाँ पे, के क्या होता है अपने पास, के क्या होता है इसको अपन वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है जी। वेव नंबर क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, बट ये क्या होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। समझ में आया। अब देखो जो अपनी स्पीड होती है ना, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होती है मतलब डिस्प्लेसमेंट कह लो या डिस्टेंस कह लो, एक ही बात है। तो डिस्टेंस क्या होता है अपने पास लैम्डा वेवलेंथ और नीचे टाइम, ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला लाने के लिए देखो अगर मैं ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है अपॉन के वेव नंबर कर दूं तो ओमेगा क्या है 2 पाई अपॉन टी, और डिवाइड में के करूंगा तो मतलब मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर दूं लैम्डा अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, लैम्डा अपॉन टी सेम ही तो आ गया स्पीड। तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो ये क्वेश्चन आप सोल्व ही नहीं कर सकते। और अगर आपको ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी पता है तो आपके लिए इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। 2 चीजें दे रखी हैं, 2 चीजें दे रखी हैं, ओमेगा और यहाँ पे के की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा और के की वैल्यू दे रखी है। अब के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन से तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर इनवर्स, 15 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू दे रखी है, दोनों को सिर्फ डिवाइड करना है, सिर्फ क्या करना है डिवाइड करना है और अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर नहीं पता कि डिवाइड करना है तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे आप। तो इसीलिए थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो आपको पढ़ने होते हैं। तो चलो सोल्व करते हैं यार इसको। इसमें क्या करना है अपने को 20 सेकेंड इनवर्स अपने पास क्या है ओमेगा डिवाइड में ओमेगा अपॉन के क्या है 15 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये सेंटीमीटर इनवर्स जो है ऊपर चला जाएगा, ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगी। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मीटर पर सेकंड आप लिखिए आओ तो गलत हो जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.33। नाउ ये आपके पास आ जाएगा 1.33। अब इसके ऊपर बार लगा लो यार, मत लगाओ यार, एक ही बात है 1.33 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0.0133 मीटर पर सेकंड। अब ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड के लिए अपन डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 2 टर्म शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। नाउ ये आपके पास क्वेश्चन था। नाउ मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने पास दिया हुआ है शो दैट द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको पता होना चाहिए। चलो हम यहाँ पे भी बता देते हैं, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले क्या होती है m dx प्लस n dy इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में होती है, जहाँ पे m क्या होता है dx के साथ मल्टीप्लाई, n क्या होता है dy के साथ। चेक कर लो, m क्या होगा यहाँ पे y माइनस एक्स क्यूब m हो गया, और n क्या होगा x प्लस वाई क्यूब, ये हो गया n। m और n की वैल्यू पता चल गई। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है उसकी कंडीशन होती है, ये एग्जैक्ट कब होगी, ये इस टाइप की इक्वेशन जो हमने ये हमारे पास गिवन है, इस टाइप की इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी जब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m और पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n, m विद रिस्पेक्ट टू y और n विद रिस्पेक्ट टू x। देखो जो dx के साथ था उसको y के रिस्पेक्ट में, जो dy के साथ था उसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। अगर ये इक्वल आ जाए तो इक्वेशन एग्जैक्ट है। अब आप कहोगे कि यार ये कौन सा संस्कृत का मंत्र आ गया, अरे नहीं यार, पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना है। चलो करना सिखाता हूँ, करना सिखाते हैं। क्या करते हैं देखो, सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करना है, जस्ट डिफरेंशिएट करना होता है, बाकी सबको कांस्टेंट मान लो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में, y को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। इसको करना है, m को करना है ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y माइनस एक्स क्यूब को, क्योंकि यही तो m है, पुट करो, y रहेगा बाकी सब कांस्टेंट। ठीक है जी, ये इसके साथ भी आ जाएगा, ये इसके साथ भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, माइनस माइनस साइन है बीच में, तो
तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू वाई, जीरो। क्यों हो गया जीरो? कांस्टेंट मान लिया, समझ रहे हो। बाकी किसी भी चीज को, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और लिखी होती तो वो तो है ही कांस्टेंट। वाई के अलावा कोई भी चीज होगी कांस्टेंट होगी, वाई के अलावा कोई भी चीज होगी कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होती है, ये आपको पता है, कॉमन सी बात है यार। 12th क्लास की अगर डिफरेंशिएशन आपने पढ़ी है तो उसकी चीज है। तो क्या आ गया आंसर? सिर्फ ये बचा, और इसका क्या होता है? 1। वाई का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा ना यार। ठीक है जी। एन का करना है, आप नेक्स्ट करेंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में है पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट। अब कांस्टेंट ये है, इसकी क्या हो जाएगी? जीरो। तो डायरेक्ट क्या आ गया? 1। 1 इक्वल्स टू 1। देखो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई भाई। ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट करने की, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो नीचे, दिस कंडीशन सेटिस्फाइज, हेंस दिस इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसको लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लास्ट पार्ट है इसका। यहाँ पे गाइस जी तक आए हुए हैं, मतलब 7 क्वेश्चन आए हुए हैं। कभी कभार आपको एच तक देते हैं, मतलब 8 क्वेश्चन देते हैं जिसमें से कोई 5 करने होते हैं। अब वो आपके ऊपर है, किस्मत कैसी है आपकी। 8 में से आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं, 7 में से 5 मिल रहे हैं, ज्यादातर तो 8 में से 5 ही मिलते हैं। तो चलिए जी लास्ट क्वेश्चन है, इसका सोल्व करते हैं इसको। ए पर्सन इज सिटिंग इन अ बस इन मोशन, व्हाट हैपेंस व्हेन इट सडनली स्टॉप्स। भाई क्या क्वेश्चन दिया है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक पर्सन बस में बैठा हुआ है, मोशन में है बस, एकदम से बस पे ब्रेक लगते हैं, स्टॉप होती है, तो क्या होगा? वो पर्सन क्या फील करेगा? यार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। उसको फिर भी हम फोर्स लगा के स्टॉप करते हैं, तो जैसे ही हम उसको फोर्स लगा के स्टॉप करते हैं तो उस पर इनर्शिया लगता है, इनर्शिया लगेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। अब यहाँ पे मोशन में चल रही थी, एकदम से स्टॉप हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन लगेगा, तो आगे की तरफ हम जैसे ही ब्रेक लगेगा हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लो। अब इसमें तो मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं यार, आपको अच्छे से बना के इसको लिखना है। व्हेन अ बस सडनली स्टॉप्स, अ पर्सन सिटिंग इनसाइड टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, विच स्टेट्स एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यूज इन मोशन with the same speed and in the same direction unless acted upon by an external force. This is why seat belts are important. They apply the needed force to stop your body safely when the vehicle stops abruptly. मतलब जब एकदम से बहुत ज्यादा सडनली और बहुत ज्यादा फोर्स से कोई व्हीकल रुकता है तो आप आगे की तरफ बहुत ज्यादा मूव करते हैं, इसीलिए सीट बेल्ट लगानी होती है यार, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। देखो यार, अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, ऑब्वियसली फायदा होगा हमारा, आपका भी ऑब्वियसली हम करवाएंगे फिर, और नया नया अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, मेहनत करेंगे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं, सी यू।